देखो आज हम लोग एक बार फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होने की संख्या, हल होने की जो शर्तें हैं, हल होगा कि नहीं होगा, वो हल होने की शर्तें पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर हम आप लोग की सेवा में उपस्थित हुए हैं। देखो लड़की ध्यान देना इधर, ठीक है। तो हल होने की शर्तें क्या है, इसकी संख्या कितनी है, इस युग्म का क्या नाम होता है, और इसका आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, इन सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। आप लोग भी ध्यान देकर कंसंट्रेशन के साथ आप लोग को भी सीखना चाहिए। देखो जितना शांति से और जितना कंसंट्रेशन से सीखिएगा उतना आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो हल होने की शर्तें क्या है, तो हल होने के शर्त में हम बताएंगे कि थे आप लोग को कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, वो व्यापक रूप सुरमा बताएगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। आप रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो उसका व्यापक रूप होता है जो एक्स और प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 होता है। ये समीकरण 1 होता है और ये समीकरण 2, ठीक है। अगला बार जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि अगर सिंगल समीकरण हो, जैसे इस समीकरण को ऐसे हम देखो छाप दें, ठीक है, एक ही समीकरण पूछे दे दें, और इसमें से हम एक उदाहरण दिए थे कि x प्लस वाई बराबर आपको 4 का पूछ दे, कितने हल हैं, ध्यान देना है, कितने हल हैं बताइए, वास्तविक संख्याओं में कितने हल हैं, ऐसा प्रश्न हम किए थे। तो इसका आंसर आया था अनंत हल। कितना हल आंसर आया था, अनंत हल। क्यों, क्योंकि x y के अनंत मान होंगे। देखो इधर ध्यान दो, x y के अनंत मान है, वास्तविक संख्याएं हैं जिसका जोड़ 4 के बराबर होगा। जैसे मान लो 1 और जोड़ 3, 2 और जोड़ 2, 3 जोड़ 1, 4 जोड़ 0, 5 जोड़ -1, 6 जोड़ -2। देख रहे हो बहुत सारे ऐसे वास्तविक संख्या का जोड़ा मिलेगा, एक्स वाई का बहुत सारा ऐसा मान मिलेगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसलिए इसका हलों की संख्या कितना हो गया, अनंत। लेकिन दूसरा पॉइंट हम बताए थे कि जब इसका युग्म बन जाए, जब इसका जोड़ा लग जाए, देखो यहाँ पे अब हटा दिए हाथ, ध्यान से देखो, जब जोड़ा लग जाएगा तो इस स्थिति में हल को ज्ञात करने के लिए, हल को ज्ञात करने के लिए हमारा 3 कंडीशन, जो 3 शर्त यहाँ जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, एक और केवल एक हल होगा, चाहे अनेक हल होगा, चाहे कोई हल नहीं। कब, जब 2 समीकरण रहेगा। कितना स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 3। क्या लिखा है, पढ़ो, एक और केवल एक हल होगा, चाहे अनेक हल होगा, चाहे कोई हल नहीं। मतलब कि यहाँ x प्लस वाई बराबर अगर 6 लिख दे और x माइनस वाई बराबर अगर 5 लिख दे तो इसका जो हल है, अब हल है वो इसका जो है 3 तरह की पोजीशन हम देख सकते हैं, चाहे तो एक हल होगा, चाहे तो अनेक हल होगा, चाहे तो कोई हल नहीं होगा। एक हल होगा, इसको हम कैसे जांचेंगे, तो इसके लिए गुणांक जो है, इसको लिए क्या बताए थे, इसके लिए याद करने के लिए आपको बताए थे कि यदि a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई हो तो केवल एक हल होगा। यही सिखाए थे जी, हाँ, एक हल होगा यदि, यहाँ से देखो अब निकाल के 1 बटा 1, यहाँ 1 छिपा रहता है, और नॉट इक्वल टू 1 बटा -1, ठीक है। ये 1 बटा 1 बटा -1 बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका मान -1 आएगा,
इसका मान 1 आएगा, इसका मान -1 आएगा। 1 और -1 कभी बराबर नहीं होता, इसीलिए ये कंडीशन a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई आ रहा है। तो इसलिए इसका हम हल कितना लिखेंगे, एक हल होगा। इस समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसको हम यहीं पे देखो लिख देते हैं। देखो ध्यान दो, a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई, आश्रित में लिख देते हैं a बटा डी इक्वल टू b बटा ई इक्वल टू c बटा ए, और इसको लिख देते हैं a बटा डी इक्वल टू b बटा ई नॉट इक्वल टू c बटा ए। यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। अरे तो इस पर हमारा कुछ प्रश्न आता है, वो प्रश्न क्या है से देखो यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण के साथ और समझते जाएंगे, ठीक है। पहले जैसे मान लो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है और बच्चों को दिमाग में नहीं आता है 2x + 3y = 5 और 3x + 4y = 6, ये दो समीकरण दे देगा। देख रही जी, ए लड़की, ये 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ देगा कितने हल हैं, कितने हल होंगे। प्रश्न पूछ दिया 1 नंबर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, भाई बताओ इसको कितने हल है, दोनों समीकरण को कैसे जाते हैं। पहले इसको लिखेंगे a बटा डी 2 बटा 3 क्या बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर बराबर नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाओ। a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई, इसका व्यापक रूप से तुलना किए, इसका व्यापक रूप आपको अभी बताएं, x + by + c = 0 और dx + ey + f = 0। ए लड़की, इसका जो व्यापक रूप है देख रहे हो उधर, ए के जगह पर 2 है और b के जगह पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए a बटा डी, यानी a के जगह पर 2 हो गया तो यहाँ a लिखा गया, और d के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया तो यहाँ d लिख दिए। फिर 3 के जगह पर b हो गया, b के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 के जगह b लिख दिए, और 5 के जगह पर तुम्हारा देखो e है तो यहाँ e लिख दिए। तो इसलिए इस कंडीशन में आ गया। तो जब ये कंडीशन आ गया तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई, तो कितना हल होगा, एक हल होगा। इसको हम लिखेंगे एक हल, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिए कैसे हम हल को ज्ञात किए। तो इसलिए इसको हम जब भी तुलना करेंगे तो व्यापक रूप से। अब इसका दूसरा प्रश्न, ये तो मेरा पहला प्रश्न था कितने हल होंगे, इसका आंसर मिल गया एक हल होंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है ऐसे है, इस समीकरण युग्म का नाम लिखिए। देखो इधर ध्यान देना, समीकरण युग्म का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न ऐसे कर देगा, यही समीकरण दे देगा 1 मार्क्स में। ए लड़की, पूछेगा समीकरण युग्म का नाम बताओ, तो देखो युग्म का यहाँ पे देखो ध्यान दो, युग्म का नाम क्या लिखा हुआ है। युग्म का 3 नाम होगा, चाहे तो अविरोधी कहेंगे, चाहे तो आश्रित कहेंगे, चाहे तो विरोधी कहेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो इसी पर हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 बटा 3 और 3 बटा 5, ये बराबर नहीं हुआ तो हम काट दिए। 2 के जगह अगर समान रूप से, रे लड़की, समान रूप से अगर इसको तुलना करें तो 2 के जगह ए है तो ए लिख दिए, 3 के जगह पे डी आ गया तो डी लिख दिए, ये वाला 3 के जगह पर बी हो गया तुलना में तो बी लिख दिए, और ये 5 के जगह पर ई है तो ई लिख दिए, ये भी हमारा आ गया। अब इसमें देखो यहाँ देखो a बटा डी, यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दो,
ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा डी, तो युग्म का नाम क्या लिखा गया है? अविरोधी। तो इसका नाम इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। युग्म का नाम क्या हो जाएगा? अविरोधी। अगर ऐसे प्रश्न पूछे बनाने का तरीका वही है, ठीक है, सिर्फ लिख देना है क्या, कौन सा युग्म? अविरोधी, ठीक है। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो हो गया कि आलेख कैसा होगा। तीसरा प्रश्न, आलेख कैसा होगा, ठीक है। आलेख कैसा होगा, ऐसा अगर प्रश्न करता है तो भी उसी तरह से बनाइए। इसको लिखिए 2/3 इजकल टू 3/5 बराबर नहीं हुआ ए बटा डी नॉट इजकल टू बी बटा ई। अब यहाँ देखो आलेख में आ जाओ, देखो इधर ध्यान से, रे लड़का इधर ध्यान से देखिए, इसका आलेख कैसा है। आलेख में जाइएगा तो यहाँ आलेख हो गया प्रतिच्छेदी, 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 ठीक है। तीनों प्रश्न का जवाब मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो कि आलेख क्या होता है। आलेख का मतलब हुआ कि देखो, अगर अब y अक्ष और x अक्ष, यहाँ मूल बिंदु हुआ, ये y अक्ष हुआ और x अक्ष हुआ, इस पर कोई भी समीकरण का जब आलेख खींचिएगा, एक समीकरण एक ऐसे है, ठीक है, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अरे अब एक दूसरा समीकरण का देखो, ये जो है ये वाला, ये दूसरा वाला समीकरण है, ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अब दोनों एक बिंदु पर क्या करता है, देखो प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद रेखा है मतलब काट रही है। जब दोनों एक दूसरे बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, तो इसको कौन रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी माने प्रतिच्छेद कर देता है, काट देता है एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रतिच्छेदी, तो जब भी दोनों का आलेख खींचोगे तो एक बिंदु पर ये क्या करेगा? काट देगा, ठीक है। और समांतर किसको कहेंगे? समांतर का मतलब हुआ कि जब आलेख आ जाए ऐसे, देखो इधर एक अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ और आलेख अगर ऐसे आ जाए, ये पहला समीकरण का आलेख है, दूसरा समीकरण का समांतर होगा तो कभी नहीं काटेगा। और जब कभी नहीं काटेगा तो इसका मतलब है कि जब काटेगा नहीं तो हल नहीं होगा, हलों की संख्या इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और संपाती जब आएगा तो संपाती में क्या होगा कि संपाती में एक ही पॉइंट समीकरण फर्स्ट का आलेख है, तो समीकरण सेकंड भी इसी पर लाई करेगा, इसी पर सेकंड भी आ जाएगा। दोनों समीकरण का एक ही रेखा जो है, दोनों समीकरण के लिए एक ही रेखा का उपयोग होगा, और एक रेखा पर दूसरे रेखा आके पड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा चीज? संपाती, ठीक है। तो 3 प्रश्न यहाँ हम लोग सीखे। कौन कौन चीज सीखे कि कितने हल होगा? पहला प्रश्न है, अरे कितने हल होंगे, ठीक है, सुन रहा है। दूसरा, युग्म का नाम क्या होगा? और तीसरा, आलेख कैसा होगा? ये 3 प्रश्न रे लड़की, 3 प्रश्न अभी हम पूछेंगे। एक समीकरण देंगे, युग्म समीकरण युग्म देंगे, युगपत समीकरण देंगे, जिसमें हम 3 प्रश्न पूछेंगे कि कितने हल होंगे, पहला प्रश्न, युग्म का नाम क्या होगा, दूसरा प्रश्न, और आलेख कैसा होगा, ठीक। इसका समान रूप से तुलना करना है, मतलब कि a बटा डी और बराबर b बटा ई और बराबर c बटा ई, f निकाल के देख लेना है, ठीक है। अगर जो आएगा विरोधी आएगा कि आश्रित आएगा कि विरोधी आएगा, उसी के आधार पर एक हल होगा कि अनेक हल होगा, कैसा आलेख होगा, सबको यहाँ पे टेबल में हम समझा दिए हैं कि अगर इस तरह का अगर आपका जो है व्यापक रूप से तुलना करने पर अगर a बटा डी आएगा तो इस युग्म का नाम में आपको अविरोधी बताना है,
हलों की संख्या 1 होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। अगर a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f आता है तो आश्रित होगा, हलों की संख्या अनंत होगा, संपाती होगा। अगर a बटा d बराबर b बटा e नॉट इक्वल टू c बटा f आता है तो विरोधी होगा, हलों की संख्या शून्य होगा और क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देते हैं और HW में आप लोग बना के लाइएगा। लिख लो 3x प्लस 5y बराबर, यहाँ पर माइनस कर देते हैं 3 और 2x माइनस 6y बराबर माइनस 7 या प्लस 7 कर लो बराबर 0। ये दो प्रश्न दिए, ये घर से बना के लाना। दो समीकरण दिए, प्रश्न एक है, इसमें 3 प्रश्न को जवाब देना है। कितने हल होंगे, युग्म का नाम क्या है, आलेख कैसा होगा। ठीक है, इसको लिख के लाना। ठीक, समझ गया? यस सर।